प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यूपी बोर्ड जो परीक्षा है कक्षा 10 की, तो विज्ञान में ये प्रश्न आया हुआ है। और इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं वो कई बार पूछे गए हैं। 100% परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो अगर आप हिंदी माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई के हैं या किसी अन्य बोर्ड के हैं, तो सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न का एक कलेक्शन किया गया है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और आप जो है 1 2 3 4 ऐसे करके 25 तक लिख लीजिए। जो प्रश्न आपको सही लगता है तो उसके आगे, जैसे इसमें जो भी ऑप्शन सही होगा तो आप जो है, जैसे सी अगर सही लग रहा है तो सी लिखिएगा और फिर चेक करिएगा कि आपका कितना जो है अपने मन से सही हो रहा है। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे रेड कलर का लिखा होगा, उसको प्रेस करेंगे तो ये रेड कलर गायब हो जाएगा। आप बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग जो ये शब्द है, ग्लोबल का मतलब तो वैश्विक होता है। पूरा जो हमारा विश्व है, ये विश्व है जो संसार है। और वार्म माने होता है, वार्म का मतलब होता है गर्म। यानी कि हमारा जो ये विश्व है, संसार है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी आप कह लीजिए, पृथ्वी, इसका जो ताप है वो बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का ताप क्यों बढ़ रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। जैसे इस प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि गैसें ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी गैस उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे नंबर पर है CH4, ये मीथेन है, ये मीथेन है। और ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन दलदली स्थानों में पाया जाता है और कार्बन को जलाने, कार्बन और कार्बनिक यौगिकों को जलाने पर CH4 बनता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोकार्बन है ये। और उसके बाद जो है ये N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये चार गैसें जो हैं ये आवश्यक हैं। जैसे कार्बन से 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन लग गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चार जो है गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अब जैसे CO2 कैसे जो है CO2 की मात्रा बढ़ रही है? तो जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, ये जितने भी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल की, उनसे बहुत बड़ी मात्रा में CO2 निकलती है। जो खेतों में हम गेहूं या धान काटते हैं, अब उसका जो पराली जलाते हैं उससे भी निकलता है। हम वनों को या अनावश्यक लकड़ी जलाते हैं, अलाव जलाते हैं, उससे भी CO2 निकलती है। जितने भी उद्योग धंधे हैं जिनके चिमनियों से CO2 गैस निकलती है। तो और जो जितने भी जानवर हैं, मनुष्य हैं, वो भी CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो ये जो है CO2 बढ़ रहा है। और दूसरा चीज़ कि पेड़ पौधे, डिफॉरेस्टेशन माने पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, जो पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं, और यही पेड़ पौधे हैं जो CO2 को अवशोषित करते हैं। तो एक तरफ तो CO2 जो है हम बढ़ा रहे हैं, सब लोग गाड़ियों से ही चल रहे हैं, बाइक है, कार है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रेन है, और हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन,
तो उनसे CO2 निकल रहा है, उद्योग धंधों से निकल रहा है, जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर जो चिमनियाँ हैं आप देखेंगे, ईंट भट्ठे हैं, तो हम लकड़ी को पराली को जलाते हैं, तो CO2 की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा है मीथेन है, और नाइट्रोजन जो नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें से अब वैज्ञानिकों का तो ये भी अनुमान है कि जिस तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, एक समय ये इससे हो क्या रहा है कि जो ग्लेशियर हैं, जैसे हिमालय पर्वत पे जो बर्फ़ जमा हुआ है हिमालय पर्वत पे, या अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वो पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत सारे हमारे विश्व में क्षेत्र हैं जहाँ बर्फ़ है, तो ताप बढ़ने से वो बर्फ़ जो है पिघल रहा है। अब वैज्ञानिक बताते हैं कि आने वाले समय में समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा, जिससे कि प्रलय आने की संभावनाएं हैं। तो ये तो अभी बहुत बाद की बात है, लेकिन इससे आगे आने वाले समय में खतरा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो हमको उन गैसों का उत्पादन कम करना होगा। और आइए देखते हैं इसमें सही कौन सा है। तो सही है CO2, क्योंकि ऑक्सीजन ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है, अमोनिया भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, CO2 सही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ये CO2 है। ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन सी सही है, आप टिक कर लीजिए। और गोबर गैस, ये गोबर गैस एक प्रकार का है प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैस नहीं है। प्राकृतिक गैस जो तेल के कुएं होते हैं जहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है, तो उसके ऊपरी भाग में प्राकृतिक गैस होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब प्राकृतिक गैस है। और बायोगैस, लकड़ी तो नहीं है, प्राकृतिक गैस भी नहीं है, चूल्हा भी नहीं है, बायोगैस सही है। तो गोबर गैस बायोगैस है। और गोबर गैस का जो प्लांट होता है, ये टंकियाँ होती हैं, उन्हीं टंकियों में जो गोबर होता है गाय भैंस का, उसको रखा जाता है, और वो पूरा एक प्लांट बनता है। एक पाइप के थ्रू उस गैस को भेजा जाता है, जिनसे कि ये चूल्हे होते हैं जिस पे खाना वाना भी पकता है। तो ये आप लोग गोबर गैस का प्लांट देखे होंगे, तो ये इसका सही है, ये बायोगैस है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिसको ये नवीकरणीय जिनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब जैसे कि इसमें जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है। बाकी कोयला भी किसी ने कहा है, वैज्ञानिकों ने शोध करके, कि 200 साल बाद ये कोयला आपको नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा। अब प्राकृतिक गैस जो पेट्रोलियम है, वो भी जब धीरे धीरे हम ज़मीन से निकाल लेंगे तो ये भी कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो हमारे यूरेनियम है, थोरियम है, जो भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, तो जब वो समाप्त हो जाएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन सौर ऊर्जा जो है ये मिलती रहेगी। तो इसमें जो नवीकरणीय स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। तो ये बी ऑप्शन सही है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है, ये मीथेन। तो अब जैसे ये CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी ये मीथेन होता है। तो मीथेन कितना % पाया जाता है? तो ऑप्शन है 50%, ये 50%, 60%, 70%, 75%। तो जैसे कि ये आपको मालूम है कि जैव गैस में जो मीथेन होता है
वो 75% होता है। ये जैव गैस में 75%, 70%, ये 75, ये चौथा ऑप्शन सही है, 75% ये सही है। अब अनवीकरणीय ऊर्जा जो कुछ समय के बाद जो है समाप्त हो जाएगा, तो इसमें जो जीवाश्मी ईंधन है, ये जीवाश्मी ईंधन जैसे कि लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये समाप्त हो जाएगा। बाकी सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी समाप्त नहीं होगा। जो हवा, ये हवा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है पवन, और सौर यानी कि सूरज, तो सूरज भी इतना जल्दी समाप्त नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा हम जो है सूर्य से भी अब विद्युत बना रहे हैं, तो ये भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि जीवाश्मी ईंधन ये समाप्त हो सकता है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा में जीवाश्मी ईंधन ये ऑप्शन। अब अगला ऑप्शन है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित सौर सेल करती है, ये सही ऑप्शन है। आप इस पे टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है, मतलब जो अच्छा ईंधन है जिसमें कि प्रदूषण नहीं होता है, कोयला। तो कोयला तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कोयले में बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और हमारे पर्यावरण के लिए भी ये खतरनाक है। और कोयला कुछ सालों बाद समाप्त भी हो सकता है। लकड़ी भी नहीं है, लकड़ी और कोयला समान रूप से है। पेट्रोलियम भी नहीं है। ये जो जैव गैस है, जैव गैस, ये सही ऑप्शन है। जैव गैस सही ऑप्शन है।